नमस्कार। मेरा नाम उत्तम कुमार और आप लोगों का स्वागत है उत्कृष्ट क्लासेस में। और हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हम लोगों ने प्राचीन इतिहास में क्लास में देख लिया है और कोशिश करेंगे कि उसका भी लेक्चर यूट्यूब पर आ जाए। तो मतलब कि प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने देखा था जितने भी राजा लोग थे, लोग वर्धन वंश, गुप्त वंश ये सब पढ़ लिए हैं। तो मध्यकालीन भारत जो स्टार्ट होता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, वो मुस्लिम शासकों के आक्रमण से स्टार्ट होता है। मुस्लिम शासकों का आक्रमण क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा था वर्धन वंश में कि ये वाला साम्राज्य जो है, हम लोगों ने जब प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे उसमें महाजनपद के बारे में पढ़ रहे थे। महाजनपद में सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली जनपद है वो है मगध। ठीक है, मगध के महाजनपद के बारे में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास में देख लिया है। और मगध जनपद का सबसे प्रतापी लास्ट वंश जो रहा वो था वर्धन वंश। वर्धन वंश, वर्धन वंश का अंतिम शासक है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु जब 647 ईस्वी में होती है और हर्षवर्धन का कोई संतान नहीं होता क्योंकि उसने विवाह नहीं किया होता है, तो उसके बाद वहाँ पर जो है राजनीतिक शून्यता आ जाती है। यानी कोई भी ऐसा राजा नहीं होता जो उस बड़े साम्राज्य को संभाल पाए। तो सारे जो साम्राज्य हैं छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है और इससे जो है माहौल, यानी कि परिस्थितियां बन जाती है विदेशी आक्रमण का। और उसी क्रम में 700 ईस्वी से, यानी कि 7वीं शताब्दी से मुस्लिमों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे अभी मुस्लिम आक्रमण, और इसी भाग को मध्यकालीन भारत कहते हैं। और मध्यकालीन भारत अभी से लेकर के अंग्रेजों के आने तक में मध्यकालीन भारत होगा, और जब अंग्रेज आएंगे उसके बाद हम लोग उसको आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं मुस्लिम शासकों का आक्रमण। मुस्लिम शासकों का आक्रमण मुख्यतः 2 देश से होता है, एक अरब और दूसरा तुर्क। तो जो अरब से आए हैं उनको एक कैटेगरी में पढ़ेंगे, और जो तुर्क से आए हैं उनको दूसरी कैटेगरी में। हम लोगों ने देख लिया 7वीं शताब्दी से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी राजनीतिक शून्यता है। हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई है 647 ईस्वी में। तो उसके बाद से मुस्लिम शासन, मतलब कि युद्ध, आक्रमण, हमला होना स्टार्ट हो जाता है। तो 2 जगह से आए होते हैं मुस्लिम लोग, एक अरब से और एक तुर्क। अरब से जो आए होते हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है मोहम्मद बिन कासिम। और इससे पहले भी शासक आया हुआ था, वो है बुदैला और उबैदुल्ला। ये 2 शासक 711 ईस्वी में आया हुआ था, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाए, यानी कि असफल रहे। इसकी वजह से इसको हम लोग ज़्यादातर इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। हम लोग इतिहास में वही पढ़ते हैं जो शासक सफल हुआ या फिर बहुत ज़्यादा योगदान है इतिहास में। तो ये 711 में आया बुदैला अब्दुल्ला। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध पर आक्रमण करता है, और उस समय वहाँ का राजा होता है राजा दाहिर सिंह। और 713 ईस्वी में मुल्तान पर हमला करता है। मुल्तान पे हमला करने के बाद यहाँ से उसको इतना सोना मिलता है कि मुल्तान को स्वर्ण नगरी से उपाधि देता है कि ये जो है स्वर्ण नगरी है। क्यों स्वर्ण नगरी उपाधि मिली है? क्योंकि यहाँ पर से बहुत सारा सोना मिला। तो क्या देखा, अरब से बस मुख्यतः ये 2 शासकों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें भी सबसे जो प्रमुख है वो है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का जो योग्यता है, मतलब कि उपलब्ध इतिहास में, भारतीय इतिहास में योगदान जो है वो एक कर को लेकर के है, वो है जजिया कर। जजिया कर का शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम करता है। और जजिया कर जो है वो एक कर है जो गैर मुस्लिम से लिया जाता है। गैर मुस्लिम मतलब केवल हिंदू नहीं, गैर मुस्लिम मतलब सारे जितने भी क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सबको उनको टैक्स देना होता है, जजिया कर। ठीक है, तो ये है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के फलस्वरूप, क्योंकि ये अरब से था, तो अरब की संस्कृति, सीखने किसको मिला? भारतीयों को। अरब के बारे में जाना, और भारतीयों की संस्कृति सीखने का मौका किसको मिला? अरब को। यानी कि संस्कृति का लेन देन हुआ। अरब की संस्कृतियाँ भारतीय लोगों ने सीखा और भारतीय संस्कृति को अरब लोगों ने सीखा।
ये किसके समय में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के समय में। और इसमें से एक प्रमुख है वो जजिया कर है। तो अभी हम देखते हैं आगे कि जजिया कर क्या है और इसमें से किसको किसको अलग रखा गया था और क्या क्या बदलाव आए थे इसमें। जब जजिया कर हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे तुर्क। तुर्क में से जो मुख्यतः है वो है मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी। थोड़ा सा जजिया कर के बारे में पढ़ते हैं, जजिया कर है क्या। जजिया कर, जजिया कर क्या है? एक गैर मुस्लिम, जो भी गैर मुस्लिम है उसको कर देना होगा। ये क्या है? जजिया कर। इसको लाने वाला सर्वप्रथम कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इसका शुरुआत किया जाता है। और इसमें से जिसने 5 लोगों को इससे दूर रखा था, मतलब कि मुक्त रखा था कि 5 लोगों को ये टैक्स नहीं लगेगा। पहला था बूढ़ा, बच्चा, महिला, विकलांग और ब्राह्मण। ठीक है, ये 5 लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता। इसके अलावा जितने भी होंगे, चाहे वो हिंदू धर्म से हों या मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म से हों, सिख धर्म से हों, सबको टैक्स देना होगा। और लेकिन इतिहास में हम कभी कभी पढ़ते हैं कि जजिया कर केवल हिंदुओं से लिया जाता था। ऐसा नहीं है, वो गैर मुस्लिम से लिया जाता था, क्योंकि उस समय पे हिंदू की संख्या ज़्यादा थी। इसलिए कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए थे जजिया कर से वो कौन थे? हिंदू थे। ठीक है, इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिरोज शाह तुगलक। इनका जजिया कर में क्या योगदान है कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मण को इससे अलग रखा था कि ब्राह्मण को जजिया कर नहीं देना होगा, फिरोज शाह तुगलक ने इसको हटा करके मतलब कि ब्राह्मण से भी टैक्स लेना शुरू कर दिया, जजिया कर लेना शुरू कर दिया। इसके बाद आते हैं अकबर। अकबर जो है उसकी पत्नी का नाम क्या है? जोधाबाई। जोधाबाई एक हिंदू धर्म से हैं और जोधाबाई समझदार है, पढ़ी लिखी महिला होने के कारण अकबर को समझाया जाता है कि जो आप राजा हैं वो केवल मुस्लिम का नहीं है, आपके जो प्रजा है वो सब सभी आते हैं आपकी प्रजा के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो। इसलिए आप टैक्स को ऐसे धर्म के आधार पर नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। तो अकबर क्या करता है? इस टैक्स को खत्म कर देता है कि जजिया कर नहीं लगेगा। अकबर के बाद औरंगजेब। औरंगजेब आते हैं और उसने क्या करता है? जजिया कर को फिर से शुरुआत कर देता है कि जजिया कर सबको देना होगा। और अंतिम रूप से जजिया कर में जो बदलाव होता है वो है मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रंगीला बादशाह। ये क्या करते हैं कि टैक्स को, जजिया कर को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं कि अब जो है किसी को जजिया कर देने की जरूरत नहीं है। तो ये था जजिया कर के बारे में कि ये बदलाव हुआ और इसमें कुछ समय भी है। ये बदलाव किया गया 1564 ईस्वी। और ये किया गया था 1669 ईस्वी। और किसी को डेट भी याद रखना हो तो वो भी याद रखते हैं। तो ये समझ में आया जजिया कर। जजिया कर का शुरुआत करते हैं मोहम्मद बिन कासिम, इसमें से उसने, और ये टैक्स किस लिए है कि गैर मुस्लिम से टैक्स नहीं लिया जाएगा, गैर मुस्लिम ही टैक्स देंगे। मुस्लिम जो लोग हैं उनको अलग टैक्स लिया जाता है उनसे। जो मुस्लिम से टैक्स लिया जाता है उसका नाम है जक़ात। जो मुस्लिम लोगों से टैक्स लिया जाता है उसका नाम क्या है? जक़ात। ये मुस्लिम लोगों के, और गैर मुस्लिम के लिए क्या है? जजिया कर। ठीक है, तो ये था हमारा जजिया कर। शुरुआत किया मोहम्मद बिन कासिम, 5 लोगों को उनसे दूर रखा था, बुजुर्ग यानी बूढ़े लोग, बच्चे, औरत, विकलांग और ब्राह्मण। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण से भी ले लेते हैं। और उसके बाद आते हैं अकबर। अकबर जोधाबाई के कारण प्रभाव में आकर के जजिया कर को समाप्त करते हैं और उसके बाद औरंगजेब फिर से स्टार्ट करता है और मोहम्मद शाह इसको अंततः समाप्त कर देता है कि कोई भी अब जजिया कर टैक्स नहीं ले सकता। ये था हमारा जजिया कर। और यही था हमारा अरब से आए हुए मुस्लिम लोग, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम मुख्यतः है। और इसमें 2 जगह पे है, 712 ईस्वी में सिंध पर, इसमें राजा दाहिर से युद्ध होता है। उसके बाद मुल्तान, मुल्तान से इतना ज़्यादा सोना मिलता है कि उसको स्वर्ण नगरी की उपाधि दी जाती है। और उसको ईस्वी है वो 713 ईस्वी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब तुर्क की तरफ। तो तुर्क से कौन कौन से मुस्लिम लोग आए हम लोगों ने देख लिया अभी। अरब से, अरब से कौन है? मोहम्मद बिन
कासिम 712 और 713। 712 में कहा सिंध पर और 713 मुल्तान। एक और शासक है इसमें से बुदेला और उबैदुल्ला, दो शासक हैं। ये कब आए हैं? 711। कहाँ? सिंध में। और हार के यानी असफल होकर चले जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग तुर्क में। तुर्क से मुख्यतः दो है, मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी। तुर्क से एक और शासक आता है जो है बाबर। अंतर क्या है मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कासिम और बाबर में? मोहम्मद, कासिम, गजनबी और गौरी ये सब क्या है? धन को ढूंढते हुए आते हैं। इन लोगों को धन की जरूरत होती है। ये लोग खास तौर पर इसलिए आते हैं लूटने के लिए। इन लोगों को शासन भारत में करना नहीं होता, तो इन लोग क्या करते हैं? भारत में अपना शासन स्थापित नहीं करते हैं। ये लोग धन को लूटते हैं और चले जाते हैं। बाबर में क्या है? बाबर आते हैं और वो क्या है? साम्राज्यवाद, मतलब कि साम्राज्य फैलाना है, उसको साम्राज्य स्थापित करना है। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे आगे मुगल वंश में बाबर आते हैं तो उसको क्या करते हैं? मुगल वंश का शुरुआत। मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गजनबी 1000 से 1027, 1000 से क्या? 1000 से भारत, 1000 ईस्वी से भारत में आना शुरू करता है और अंतिम रूप से जो अंतिम बार जो भारत में आता है वो 1027 होता है। और इस बीच वो 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। कौन? मोहम्मद गजनबी। इसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट अभी देखते हैं, फिर से हम लोग आगे देखेंगे अंदर। सोमनाथ का मंदिर 16वीं बार का इसका अभियान रहता है, उसमें किसको लूटता है? सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे। अभी मोहम्मद गजनबी, फिर देखेंगे मोहम्मद गौरी और उसके बाद बाबर। तो अभी हेडिंग डालते हैं मोहम्मद गजनबी। अच्छा, एक चीज़ और, मोहम्मद गजनबी से पहले उसके पिताजी सबुद्दीन वो भी आए थे भारत, तो उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं है इसलिए उसको कम पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर मोहम्मद गजनबी को पढ़ते हैं। तो इनके पिता का नाम क्या है? सबुद्दीन। इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। ये गुरु का नाम क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती। फारूकी होती फिरदौसी अल्बोनी। देखो कुछ विद्वान हैं इनके दरबार में। फारूकी, फिरदौसी, अलबरूनी। तो ये है कुछ फैक्ट मोहम्मद गजनी के बारे में। पिता का नाम सबुद्दीन और ये कहाँ का राजा है? गजनी का सुल्तान। कब बना सुल्तान? ये 998 ईस्वी में। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। अब देखते हैं हम लोग भारत में कब कब क्या क्या हुआ। जैसे अगर हम एक टाइम लाइन खींचे, इसका शुरुआत कब होता है? 998 ईस्वी। यहाँ क्या हो रहा है? इसका राज्याभिषेक। 1000 ईस्वी, यहाँ से क्या होता है? इसका भारत पर पहला आक्रमण। कहाँ पर? सिंध में। 1000 पर भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट करता है। 1001 ईस्वी में ये हमला कर देता है। 1000 ईस्वी में पंजाब पर हमला करता है, जिस समय इसकी राजधानी क्या होती है? वह हिंद। और उस समय यहाँ का राजा होता है जयपाल। जयपाल राजा होता है 1001 ईस्वी में पंजाब का। और ये जयपाल हार जाता है और हारने वजह से क्या कर लेता है? आत्महत्या। इसके बाद आता है 1008 ईस्वी। 1008 ईस्वी में नागरकोट, जो फिर इसका सबसे जो महत्वपूर्ण है 1026, ये 25 से स्टार्ट करता है। 25-26 सोमनाथ का जो अभियान है वो 25 से शुरू होता है, 25-26 में। और इसमें क्या होता है? सोमनाथ मंदिर को लूटा जाता है।
जो कहीं से जानकारी मिलता है कि सोमनाथ एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा सोना है, अगर आप वहाँ पे हमला करते हैं, वहाँ लूटते हैं, तो आपको फिर धन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ पहुँच जाता है? सोमनाथ। और सोमनाथ में जाके देखता है तो वहाँ के लोगों के पास, वहाँ के नगर में कुछ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है इसको। तो बहुत खोजने के बाद पता चलता है कि सोमनाथ में लोगों के पास सोना नहीं है, बल्कि सारा सोना कहाँ है? मंदिर में। तो कहाँ पहुँच जाता है? सोमनाथ मंदिर। वहाँ पे उसका खास विरोध नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग पुजारी हैं, पंडित हैं, तो वो लोग विरोध नहीं करते। और फिर भी ये वहाँ का मूर्ति को, सारा मूर्ति तोड़ देता है। मूर्ति तोड़ने की वजह से इसको नाम जो मिलता है, उपाधि बुद्ध सिकन। इतना मूर्ति तोड़ा था, इसको उपाधि क्या मिलता है? बुद्ध सिकन। इसके बाद वहाँ पर ये 50,000 लोगों को मारता है, 50,000 लोगों की हत्या कर देता है, और वहाँ से बहुत सारा सोना लूट के ले चला जाता है। इसके बाद आखिरी बार जो है 1027। 1027 क्यों होता है? क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर से सोना लूट के लेके जा रहा होता है, तो उस समय पे पंजाब के जो जनजाति हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उसका विरोध करते हैं। जाट जनजातियाँ, जाट जनजातियाँ विरोध करते हैं, तो उससे क्या होता है? इनको कुछ नुकसान होता है। इसी नुकसान के बदले में उस समय इसका सेनापति कह रहा होता है कि अभी ही युद्ध कर लेते हैं, लेकिन मोहम्मद गजनवी बताते हैं कि पहले हम लोग सोना को वापस अपने घर पे रख के आते हैं, फिर से आकर के इन लोगों को देखेंगे। तो 1027 में फिर से वापस आते हैं, और किसके साथ युद्ध होता है? जाट के साथ में। और जाट को क्या करते हैं? पराजित करते हैं। तो ये है मोहम्मद गजनवी का टाइम लाइन। इसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद गौरी। और 1027 और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? बीमारी के कारण। और साथ बीमारी, जिसे कोई उसमें इलाज नहीं था, जिसके कारण 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो ये था मोहम्मद गजनवी। पिता का नाम सबुद्दीन, गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती। गुरु क्योंकि साथ में आया हुआ था भारत भी। तो मोइनुद्दीन चिश्ती विद्वान इसके दरबार में रहते थे, फारूकी, फिरदौसी, उत्वी और अलबरूनी। गजनी, जो गजनी का शासक है, राज्याभिषेक होता है 998 ईस्वी में। 1000 से 1027 तक ये क्या करता है? भारत अभियान करता है लूटने के लिए। 1001 में पहली बार पंजाब में युद्ध करता है, जिसमें राजा होते हैं जयपाल, और वो हार जाने की वजह से क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। अच्छा, अब जब हम देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ मंदिर, तो यहाँ पे राजा जो है वो कौन है? भीम प्रथम। भीम प्रथम यहाँ राजा है। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ है जगह, उस जगह पे कौन राज्य शासन कर रहा है? भीम प्रथम। भीम प्रथम कुछ खास विरोध नहीं करते, और कुछ खास विरोध होता है इस तरीके से हमला नहीं होता 17 बार और सोमनाथ मंदिर को तोड़ा जाता। तो ये था हमारा मोहम्मद गजनवी, जो 1030 में मारा जाता है। 1007 में जाट के साथ युद्ध करने आता है, क्योंकि उसने, जाट लोगों ने 1026 में जब ये सोमनाथ मंदिर की लूट जा रहा था तो उसको क्षति पहुंचाई थी। और 1008 में नागरकोट पर हमला। तो ये है मोहम्मद गजनवी। अभी तक मोहम्मद कोई भी तुर्क शासन हारा नहीं है। हम लोग आगे पढ़ेंगे गौरी। तो गौरी गौरी भी लूटने के मकसद से ही भारत आता है। तो देखते हैं आगे मोहम्मद गौरी।